हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिज़ाइन के 9th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में। वर्किंग स्ट्रेस मेथड को इलास्टिक मेथड ऑफ डिज़ाइन के नाम से भी जाना जाता है और मॉड्यूलर रेशियो मेथड के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था कि हमारे पास आरसीसी को डिज़ाइन करने के कितने मेथड होते हैं। उसमें हमने देखा था कि हमारे पास दो मेन मेथड होते हैं, जो कि पहला है वर्किंग स्ट्रेस और दूसरा है लिमिट स्टेट मेथड। तो इस लेक्चर में हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में, और जो आने वाला नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे लिमिट स्टेट मेथड में और जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। वर्किंग स्ट्रेस मेथड यानी कि WSM, जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड वाज डेवलप्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के शुरुआत में ही वर्किंग स्ट्रेस मेथड की डेवलपमेंट हुई थी। दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल इन कंसेप्ट। जे मेथड का कंसेप्ट जो था वो काफ़ी सिंपल है। इट इज़ आल्सो नोन एज ए इलास्टिक मेथड ऑफ डिज़ाइन। इसे हम इलास्टिक मेथड ऑफ डिज़ाइन के नाम से भी जानते हैं और मॉड्यूलर रेशियो मेथड के नाम से भी जानते हैं। दी वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर सर्विस लोड्स या फिर वर्किंग लोड्स। हमारा एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर सर्विस लोड और या फिर वर्किंग लोड, ये दोनों लोड जो है एक ही है, इनके नाम अलग अलग हैं। ये एक स्ट्रक्चर के ऊपर जो है एक्ट कर रहे हैं, तो उस स्ट्रक्चर का जो बिहेवियर होगा उस बिहेवियर पर ही बेस्ड है हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इट इज़ एज्यूम दैट स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील एट वर्किंग लोड्स। जो भी हमारे कंक्रीट या फिर स्टील स्ट्रक्चर में जब उसके ऊपर उस स्ट्रक्चर के ऊपर वर्किंग लोड एक्ट कर रहा है, उसमें जो भी स्ट्रेसेस डेवलप होंगे डू नॉट एक्सीड देयर परमिसिबल वैल्यूज़। तो उसकी जो वैल्यू है परमिसिबल वैल्यू यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेन, ये वैल्यूज़ जो है वो अपनी लिमिट को एक्सीड नहीं करेंगे। ऐसा एज्यूम करके हम जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हमने जो है डेवलप किया हुआ है। द परमिसिबल स्ट्रेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिवाइडिंग यील्ड स्ट्रेंथ बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ दैट मटेरियल। परमिसिबल स्ट्रेस हम किसी मटेरियल का कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम उस मटेरियल के यील्ड स्ट्रेंथ को जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किसी भी मटेरियल का, चाहे वो कंक्रीट या फिर स्टील, उसका परमिसिबल स्ट्रेस आ जाएगा। द वर्किंग स्ट्रेस मेथड अज्यूम टू हैव एडिक्वेट सेफ्टी अगेंस्ट कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है फेल हो जाना। हमारा कोई भी स्ट्रक्चर जब फेल होता है, वो टूट जाता है, उस वो जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कोलैप्स यानी कि नष्ट होना। दी वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो होता है, जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, उसमें जो है हमने सेफ्टी ऑफ फैक्टर जो है सेफ्टी प्रोवाइड की होती है, बट गिव्स नो इंडिकेशन ऑफ द एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट कोलैप्स। जब हमारा वर्किंग स्ट्रेस से बनाया गया एक स्ट्रक्चर फेल होता है, कोलैप्स होता है, उसमें हमने जो है सेफ्टी ऑफ फैक्टर तो प्रोवाइड किया होता है, यानी कि जब हमारा जो लोड जिस पर हमने जो है स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है उसमें एक्स्ट्रा लोड कैरिंग कैपेसिटी हमने प्रोवाइड की होती है, ताकि अगर किसी वक्त जो हमारा लोड ज़्यादा भी डल जाए तो वो फेल ना हो, उसे हम कहते हैं सेफ्टी ऑफ फैक्टर। लेकिन वो सेफ्टी ऑफ फैक्टर कितना है ये हमें इस मेथड में पता नहीं चलता, यानी कि अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर फेल हो रहा है तो हमें वहाँ पर किसी भी प्रकार की इंडिकेशन नहीं मिलेगी। जैसे आपने अगर एक बीम देखा होगा, वो बीम जो है अपनी उसकी लाइफ ख़त्म हो रही है, वो बीम जो है कोलैप्स होने वाला है, तो वो बीम पहले झुक जाएगा, उसमें क्रैक्स आएंगे। ऐसी किसी भी प्रकार की इंडिकेशन हमें जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में नहीं देखने को मिलती एक स्ट्रक्चर के फेल होने या फिर कोलैप्स होने से पहले। द अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी कैन नॉट बी प्रिडिक्टेबल। इसकी जो अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी होती है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड को यूज करके हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसकी अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी जो है हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है स्ट्रक्चर की, जैसे कि एक स्ट्रक्चर पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना लोड डाला जा सकता है, उसे हम कहते हैं उस स्ट्रक्चर की अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग इज 3 एंड स्टील इन टेंशन इज 1.8। जो हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट की होगी, यहाँ पर आना था कंप्रेशन, कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंप्रेशन में और बेंडिंग में वो होगी 3 और स्टील की टेंशन में होगी 1.8। ये सेफ्टी फैक्टर्स हैं कंक्रीट और स्टील के। असम्पशंस इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। असम्पशंस होता है धारणाएं। धारणाएं मीन्स कि हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो भी अपने मेथड डेवलप किए हैं, डिज़ाइन मेथड अलग अलग जो सेक्शंस के लिए, स्ट्रक्चर्स के लिए, उसमें जब हमने जो है मटेरियल को एज्यूम किया है, कंक्रीट को, स्टील को, उसे किस तरह का एज्यूम करके हमने वो मेथड जो है डेवलप किए हुए हैं, तो उसके बारे में जो है जानते हैं। पहली असम्पशन है कंक्रीट इज एज्यूम टू बी होमोजेनियस। हमने जो है कंक्रीट को होमोजेनियस जो है
अज्यूम किया हुआ है। इसका मतलब है कि कंक्रीट जब से हम यूज़ करते हैं उसकी पूरी लाइफ में जो कंक्रीट का बिहेवियर है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ऐसा हमने जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कंक्रीट को अज्यूम किया हुआ है। टेंशन इज एंटायरली टेकन बाय स्टील ओनली। हमने जो है वर्किंग स्ट्रेस में ऐसा माना है कि जो टेंशन स्ट्रेस होगी, टेंशन फोर्स होगी, तो वो सभी जो फोर्स जो हैं वो सिर्फ स्टील के द्वारा ही बियर की जाएंगी। टेंशन स्ट्रेस या टेंशन फोर्स को जो है स्टील ही जो है अपने में टेकन करेगी, उसे बियर करेगी। कंक्रीट जो है उसे बियर नहीं करेगी। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एंड स्टील रिमेन कॉन्स्टेंट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि अगर किसी मटेरियल के ऊपर लोड डलता है तो लोड हटाने के बाद वो अपनी शेप रिगेन करती है, उसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन दिस सिंपल लैंग्वेज। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट और स्टील की कांस्टेंट रहेगी, यानी कि जितनी वो शुरू से है लास्ट तक उसकी लाइफ के दौरान उसकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो सेम रहेगी। ऐसा हमने जो है अज्यूम किया हुआ है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। दिस स्टील एरिया इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंट्रोइड ऑफ स्टील एरिया। सेंट्रोइड होता है किसी भी मटेरियल का सेंटर पॉइंट या किसी भी शेप का सेंटर पॉइंट हम इसे मान सकते हैं, उसे हम कहते हैं सेंट्रोइड। हमने इस वर्किंग स्ट्रेस मेथड में माना है कि जो हमारा स्टील एरिया है, स्टील एरिया जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो स्टील एरिया के सेंट्रोइड यानी कि उसके सेंटर के ऊपर लाई करती है, यानी कि स्टील एरिया के सेंटर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी स्टील की, और जो आसपास का एरिया होगा उसमें ग्रेजुअली वो स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। देयर आर परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। हमने ऐसा एज्यूम किया हुआ है कि स्टील और कंक्रीट एक परफेक्ट बॉन्ड बना रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। कंक्रीट एरिया ऑन टेंशन साइड इज इनइफेक्टिव। तो कंक्रीट एरिया जो होगा हमारा वो टेंशन साइड में इनइफेक्टिव होगा, यानी कि कंक्रीट एरिया किसी भी तरह के लोड स्ट्रेसेस को बेयर नहीं करेगा टेंशन साइड में, वो सिर्फ कंप्रेशन साइड में ही जो है बेयर करेगा स्ट्रेसेस को, लोड्स को। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इसके अकॉर्डिंगली जो है हमने अलग अलग मेथड्स जो डिज़ाइन किए होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, कॉलम के लिए, बीम के लिए, स्ट्रक्चर के अलग अलग पार्ट्स के लिए। तो उससे जो डिज़ाइन करने के लिए हमने जो है अलग अलग बिहेवियर्स को जो है अज्यूम किया होता है, क्योंकि ये बेस्ड ऑन द बिहेवियर है किसी मटेरियल के। जैसे कंक्रीट को हमने उसका बिहेवियर कैसा माना है, स्टील का कैसा माना है, उसके अकॉर्डिंगली ही हमने जो है फैक्टर बनाए होते हैं, अलग अलग फॉर्मूले बनाए होते हैं। तो इसमें जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इस तरह के असम्पशन लेकर हमने जो है सब कुछ अलग अलग मेथड्स को डेवलप किया हुआ है, अलग अलग फॉर्मूलेस को डेवलप किया हुआ है। स्ट्रेस स्ट्रेन इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अभी जो है हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं एक पर्टिकुलर बीम का, जहाँ पर आप देख सकते हो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ये हमारा है एक बीम में हमने जो है स्टील प्रोवाइड की हुई है। AST हम कहते हैं एरिया ऑफ स्टील को, और यहाँ पर जो कैपिटल D आप देख रहे हो ये है ओवरऑल डेप्थ, यानी कि ये बीम की जितनी डेप्थ है शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी कि कंप्रेशन जोन के एज से लेकर टेंशन जोन के एज तक जो भी इसकी डेप्थ है उसे हम कैपिटल D से डिनोट कर रहे हैं। जहाँ पर आप देख सकते हो ये है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो किसी भी स्ट्रक्चर या मेंबर का जो है सेंटर पॉइंट होता है। इससे ऊपर जो आप यहाँ पर बीम में न्यूट्रल एक्सिस देख सकते हो, इसके ऊपर जो होगा वो हमारा कंप्रेशन जोन होगा, इसके नीचे जो होगा वो हमारा टेंशन जोन होगा। यहाँ पर आप D स्मॉल देख रहे होंगे, ये D स्मॉल होती है हमारी इफेक्टिव डेप्थ, यानी कि स्टील एरिया से सेंटर, यानी कि जिसका सेंट्रोइड सेंटर पॉइंट से लेकर जो कंप्रेशन जोन का एज होगा वहाँ तक की जो डेप्थ होगी उसे हम छोटी d से जो है डिनोट कर रहे हैं, इसे हम इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। यहाँ पर आप n देख सकते हो, n है हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जो हमारी कंप्रेशन जोन का एज है उससे लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक जो डेप्थ है उसे हमने जो है छोटे n यानी कि स्मॉल n से डिनोट किया हुआ है, इसे हम कहते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो इसके नीचे का जो एरिया बचा उसे हमने D-N से लिखा हुआ है, यानी कि D में से अगर n को माइनस करेंगे तो J हमारे पास जो है डेप्थ आ गई, इसे हमने जो है यहाँ पर शो किया हुआ है। B नीचे आप देख सकते हो J है हमारी विड्थ ऑफ द सेक्शन, सेक्शन की जो विड्थ है उसे हमने B के साथ डिनोट किया हुआ है। नेक्स्ट अभी देखते हैं इस बीम का स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस होता है? स्ट्रेस होती है कोई भी फोर्स, कोई भी लोड, और उस लोड या फोर्स की वजह से जो भी डिफॉर्मेशंस आती हैं, चेंज इन शेप होती है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का जो इफेक्ट होता है उसे हम जो है स्ट्रेन कहते हैं। सबसे पहले हम जो है स्ट्रेस डायग्राम को ही देख लेते हैं, जहां पर आप देख सकते हो ये है सिग्मा CBC। ये जो है हमारा स्मॉल सिग्मा का साइन होता है, और जो कैपिटल सिग्मा होता है वो E की तरह होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल CBC का मतलब है
स्मॉल सिग्मा। CBC का मतलब है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो जो हमारा परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है उसकी आप यहाँ पर लिमिट देख सकते हो इस जो डायग्राम में। और नीचे है हमारा सिग्मा ST यानी कि परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। तो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ की आप यहाँ पर लिमिट देख सकते हो। जे लिमिट जो है सबसे हाईएस्ट होती है एजेस पर, जैसे कि कंप्रेसिव स्ट्रेस है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है हमारा सबसे ज़्यादा एक्ट कर रहा है एज पर। और इसी तरह जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेस है वो सबसे ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं लोअर एज के ऊपर। तो न्यूट्रल एक्सिस पर हमारे जो स्ट्रेसेस होते हैं वो बिल्कुल जीरो होते हैं, और न्यूट्रल एक्सिस से ही जे स्ट्रेस जो है इंक्रीज होना शुरू होते हैं एज तक जो है जे पूरे अपने जो है हाईएस्ट यानी कि मैक्स लेवल पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप स्ट्रेन डायग्राम को देख सकते हैं। EC का मतलब होता है मैक्स कंप्रेसिव स्ट्रेन और ES का मतलब होता है मैक्स टेंसाइल स्ट्रेन। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया एज के ऊपर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेन होगा और एज के ऊपर वाले पर कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा। ऊपर वाला हिस्सा न्यूट्रल एक्सिस के होता है कंप्रेशन जोन, जहां पर की स्टील प्रोवाइड नहीं होती। जहां पर की स्टील प्रोवाइड होगी यानी कि नीचे वाले एरिया में स्टील प्रोवाइड है तो इसे हम कहेंगे टेंशन जोन। इसमें भी जो है न्यूट्रल एक्सिस पर जीरो स्ट्रेन होता है। इससे जो है ग्रेजुअली जे स्ट्रेन इंक्रीज होना शुरू होता है एजेस की तरफ को। इस डायग्राम को आप एग्जाम में बना सकते हो, इसके आपको जो है एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। जो काफ़ी आसान डायग्राम है। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम इस डायग्राम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो है आप इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, यही आप बस याद कर लीजिए। ड्रॉबैक्स ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के ड्रॉबैक्स यानी कि उसमें कमियां कौन सी है, लिमिटेशंस कौन सी है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कंक्रीट इज नॉट इलास्टिक। जो हमारी कंक्रीट है वो इलास्टिक नहीं है। जैसे कि आपने जो है सेक्शन में देखा होगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमने जो भी मेथड्स डेवलप किए हैं, फॉर्मूले डेवलप किए हैं, उसमें हमने जो है ऐसा अज्यूम किया है कि हमारी कंक्रीट इलास्टिक है, पर एक्चुअली में हमारी कंक्रीट जो है इलास्टिक नहीं होती है। जे इसकी कमी है। आल्सो HYSD बार्स डू नॉट बिहेव इलास्टिकली। जो हमारे HYSD बार्स होंगे वो भी इलास्टिकली बिहेव नहीं करते हैं। तो जहाँ पर जो है हमारे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में काफ़ी फेलियर होने के चांसेस होते हैं ऐसा अजम्पशन के कारण। दी फैक्टर ऑफ सेफ्टी डज नॉट गिव ट्रू मार्जिन। इसमें हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो प्रोवाइड की होती है लेकिन हमें पता नहीं चलता कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी है कितनी, क्योंकि हमें कोई भी इंडिकेशन नहीं मिलते किसी भी स्ट्रक्चर के फेल होने से पहले। तो ये भी इसकी एक कहीं ना कहीं कमी है। द एक्चुअल सेफ्टी अगेंस्ट अल्टीमेट लोड्स इज नॉट नोन। अल्टीमेट लोड वो लोड होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट हमारा स्ट्रक्चर कितना लोड जो है अपने ऊपर बेयर कर सकता है, हमें वो लिमिट ही नहीं पता चलती वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। अगर हमने कोई स्ट्रक्चर डेवलप किया है तो उसका अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी कितनी होगी, उसमें सेफ्टी कितनी है, वो सभी वैल्यूज हमें जो है पता नहीं चलती वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। द एडिशनल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ड्यू टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट कैन नॉट बी अकाउंटेड। जो हमारा एडिशनल, जब हमारे एक बीम के ऊपर एडिशनल लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है तो उसमें जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट होता है, यानी कि लोड जो है रीडिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर। तो उसके लिए हमारे पास जो है अकाउंट नहीं होता, जाने कि उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो डिज़ाइन नहीं हो पाता। जैसे कि हमने पहले एक स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन कर लिया है जिसके ऊपर 100 किलो न्यूटन वेट पड़ रहा है, तो उसमें जो है हम 150 न्यूटन वेट डालना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हम उसमें एडिशनल लोड को जो है ऐड नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें जो है जो एक लिमिटेशन होती है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका ऐसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आज इसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप हमारे सभी RCC से रिलेटेड जो प्रीवियस लेक्चर्स थे वो देख सकते हो। सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।